चुनावी सीजन में राजनीतिक दल हर तरह से जोर लगाते हैं, कई तरह के शोर भी सुनाई देते हैं और इन्हीं के बीच आखिरकार विरोधियों पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी गूंजने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस ने बीजेपी, खासकर पीएम मोदी को घेरा है। हमला घोषणाओं को लेकर है। इधर कांग्रेस खुद घोषणाओं की झड़ी लगाए हुए है, जिन्हें नाम दिया है गारंटी। टेक्निकली वादा और गारंटी में जो अंतर होता है वह यहां भी है। ऐसे में घोषणा है क्या, की जाए या नहीं, और क्या गारंटी वादे का वह रूप नहीं जो वादों घोषणाओं से आगे की बात है। साथ ही आखिर आचार संहिता का उल्लंघन कौन कर रहा है, आज चर्चा इसी पर। लेकिन पहले कांग्रेस ने जो हमला बोला है वो एक बार सुन लीजिए। वक्त में चुनाव के बीच में अगर प्रधानमंत्री कोई भी घोषणा करते हैं या ईडी घुसती है, बिना जांच के वीडियो वायरल होते हैं और प्रेस रिलीज आती है, तो ये किस चीज का उल्लंघन है? क्या आचार संहिता सबके लिए नहीं है? क्या भाजपा के लिए नहीं है? क्या इस देश में कानून है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए आचार संहिता नहीं है? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अरुण शर्मा जी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजेश चौधरी जी, और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा का विषय बेहद साफ है। सवाल यही है जो कि कांग्रेस ने आज उठाया है, लेकिन क्या उन सवालों में वो खुद भी घिर रही है, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सवाल सिर्फ इतना कि क्या घोषणाओं के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। नियम बेहद स्पष्ट हैं, ऐसी कोई चीज नहीं कही जा सकती जो मतदान को प्रभावित करे। वादे किए जा सकते हैं, घोषणाओं को लेकर क्या स्थिति बनती है? क्या आचार संहिता का इस उल्लंघन हो रहा है इस नजरिए से? देखिए स्वप्निल जी, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं तो और फिर क्या है? मुख्यमंत्री जी ने जैसे 7 घोषणाओं की जो घोषणाएं की हैं और उसके लिए गारंटी दे रहे हैं। आज यात्रा शुरू की है, जगह जगह जाकर के लोगों को बताएंगे कि भाई हमारी ये 7 जो है ये घोषणाएं हैं जिन पर जो है पार्टी सरकार में आई तो अमल करेगी। उसकी पहले से जो है उसका नंबर दिया है कि इस पर आप मिस कॉल दें, आप जो है पंजीकृत हो जाएंगे। यानी ये सारी चीजें क्या हैं? आप देखें कि ये जो है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये एक अलग बात है। आप देखिए कि चुनाव मैनिफेस्टो जैसे जारी किए जाते हैं, दोनों पार्टियां अपने अपने चुनाव मैनिफेस्टो जारी करती है। अब उसमें वो अपने आगे के प्लान बताती है, लेकिन यहाँ तो गारंटी दी जा रही है। आप देखिए हाँ। और जो है बाकायदा उसकी एक प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है कि ये आप जो है इसमें आप सम्मिलित होइए हाँ। और जो है आप आगे जो है उसके लिए पंजीकृत हैं। ये सरकार में आते ही आपको एक जो है इसको फुलफिल किया जाएगा, इन गारंटीज को आपको लाभान्वित किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है। इसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। अब उस पे तो जो है ईडी और जो है इसको लेकर, आईटी को लेकर के लगातार ही आरोप लग रहे हैं। अब तो जो है उनको आप देखिए पिछले कितने लंबे समय से उनको कहा जा रहा है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं। यानी दोनों तरफ से आप देखिए आदर्श आचार संहिता जो होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। ठीक है जी स्वप्निल जी। जी स्वप्निल। अरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजिता रंजन जी ने एक्सप्लेन नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी घोषणाएं आचार संहिता का उल्लंघन है, कब उन्होंने ये घोषणा की, कहां की। थोड़ा सा अगर आप बता पाए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं जनता को ये बताने का। जी स्वप्निल, देखिए चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान में बहुत सोच समझ के इसको स्वायत्तता दी गई है, और उसका पहला या अकेला जो कर्तव्य है वो निष्पक्ष चुनाव कराना है देश में। ठीक है। और सभी राजनीतिक दलों को समान धरातल देना भी उसकी जिम्मेदारी। लेकिन आज रंजिता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बार
आकृष्ट करना चाहता हूं आपके थ्रू सभी हमारे श्रोता और बोलें। दर्शकों का। देखिए, ये जो पिछले 8-10 साल से चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की हालत बना दी गई है, वो अब बिल्कुल उजागर है। कई चीज बिल्कुल साइक्रोसेंट होती हैं और पहले से कैसे? तय होती हैं। जैसे आप चुनाव के मध्य में कोई भी धार्मिक उन्माद या धार्मिक बातें नहीं करेंगे, ये भी उसमें शामिल है। और जैसा आपने कहा कि कोई प्रलोभन वगैरह ऐसे चुनाव के मध्य में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। बहुत शॉर्ट में दीजिए अभी- क्योंकि मुझे सवाल लेना है। हाँ हाँ जी हाँ, अभी 4-5 महीने पहले कर्नाटका में चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य चुनाव में कहा, लोगों को आह्वान किया कि इस बार आप बजरंग बली का नाम लेके कमल के फूल पे तब आपने भी तो बजरंग दल पर बैन की बात की थी। नहीं, पर बजरंग दल और बजरंग बली एक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, वो लेकिन किसी की धार्मिक रेफरेंस उन्माद से की श्रेणी बात में की। ये बैन वाले बयान आप- क्यों नहीं आता? देखिए, बजरंग बली का अगर नाम आप ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल नहीं, नहीं, बस 2 सेकंड अरुण जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब आप मेरे 2 सवाल ले लें। ठीक, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, लेकिन अब मेरे आप 2 सवाल ले लें। पहला सवाल तो ये है कि रंजीता रंजन जी ये शिकायत कर रही थी कि चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। समय कब मांगा? जब पहले चरण का मतदान सिर तक आ चुका था। अब चुनाव आयोग पहले चरण का मतदान निपटाए या आपकी शिकायतों को निपटाए? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब आप लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग ने कहा कि आइए, इस दिन मैंने तय कर दिया, आइए और आप ईवीएम को क्रैक कर दिखाइए, आप लोग पहुंचे ही नहीं, तो फिर आप चुनाव आयोग से शिकायत क्यों कर रहे हैं? किससे करना है हमें? अमेरिकन चुनाव आयोग से शिकायत करना है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं। 4 तारीख को नहीं, लिखित में मैंने आपको ऑल 2 इंडिया स्पेसिफिक कांग्रेस इंसिडेंट्स कमेटी ने बताए उनको सर। बताया कि इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं वो। हाँ। तो हमें टाइम दीजिए। आपको जान के कैसी आश्चर्य घोषणा? होगा, आप एक घोषणा तो बताइए, एक चुनाव घोषणा आयोग ने बताइए ना। टाइम नहीं दिया। आप घोषणा तो बताइए, घोषणा क्या थी? मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ। चुनाव आयोग ने टाइम भी दिया हमें 4 बजे मिलने का, 4 तारीख को। हाँ। बाद में उसको तुरंत कैंसिल किया गया। अच्छा, जरूर किसी के इशारे पे। और ठीक है। अब वो कह रहे हैं 8 या 9 तारीख को आप बात कीजिए। ठीक है। देखिए, ये कोई बात नहीं होती कि वो चुनाव अगर आसन्न है, आप कह रहे हैं स्वप्निल, आप एज ए एंकर कह रहे हैं कि वो चुनाव सर पे आ गया तो आप मिलने का टाइम मांगा। प्रायोरिटी है उनकी चुनाव के समय इस तरीके की चीजें रोकने का। तो ये सर पे आने का क्या मतलब है? वो तैयारियां तो 1 महीने से चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था कि ठीक है, वो आपने हमारी अपनी बात बात रख ली। अब सुनते राजेश चौधरी जी, और मैं आपके उतना- पास आ रहा हूं। राजेश चौधरी जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ, और मैं सीधे आपसे पूछता हूं ना, क्या आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी कर रही है? तमाम नियम कायदों को जानते हुए अपने फायदों के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप 5 राज्यों के चुनाव के नहीं, बीच राजेश जी में से मेरा अगर सवाल है अरुण जी। अरुण जी, मैं आपके पास आगे आऊंगा। करें अरुण जी, मैं आगे आपके पास कि आऊंगा। हम ये सवाल 5 बीजेपी से साल है। तक आपको फ्री अनाज देंगे, ये किस श्रेणी में आता है? ठीक है, राजेश जी, आपका जो माइक है वो म्यूट है, एक बार आप वो म्यूट हटा लीजिए प्लीज। लगता है टेक्निकली आप शायद आपने वीडियो को ऑफ कर दिया है, आपको ऑडियो ऑन करना है। राजेश जी, जैसे ही ये होता है मुझे मेरी टीम बता देगी और तब मैं आपसे ये सवाल लूंगा। लेकिन मैं राधेश्याम जी, तब तक आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग खुद डिसाइड करता है कि वो कब मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता है? लेकिन मैंने ये पॉइंट कहा कि जब चुनाव आयोग से विपक्षी दल, जो कि सेंटर में विपक्ष में है, वो शिकायत करते हैं, तो क्या वो ये बात नहीं भूल जाते कि जब जब भी उनकी आपत्तियों पर चुनाव आयोग ने किसी तरह का आयोजन कर आपत्ति दूर करने की कोशिश की, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज नदारद रहीं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है स्वप्निल जी, कि कोई भी जो है किसी भी बात को लेके, किसी भी कमी को लेकर के सीधे चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना, उनको शंकाओं के घेरे में लाना, कहीं ना कहीं देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसके प्रति हमारी भी अनास्था को जाहिर तौर पर ये
बताता है, उसको अभिव्यक्त करता है। वरना आप देखिए, अब जैसे ईवीएम के लिए इतने प्रश्न उठाते जाते रहे हैं देश में, जब चुनाव आते हैं कि ये जो इसमें गड़बड़ है, इसमें ऐसे है, इसमें वैसे है, और जब प्रश्न आता है कि आप इसको क्रैक करके दिखाइए, तो कोई वहां पहुंचता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत शोर शराबा किया था, कांग्रेस ने भी किया था। मगर देखिए, न्याय की बात यह है, यदि आपके पास वास्तव में टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नो हाउ है आपके पास, और आप जानते हैं कि वास्तव में ये गड़बड़ हो रही है, तो फिर आप उसको बताइए कि देखिए आपके इसलिए बिल्कुल नेशनल न्यूज बनती, और वहां पर जाकर आपके पास मौका था अपनी बात को साबित करने का। सॉफ्टवेयर को ऐसे क्रैक किया जा सकता है, करके दिखा दें। इसमें फिर दुनिया देख लेगी, देश के लोग भी देख लेंगे, इंजीनियर्स भी देख लेंगे, आईटी सेल भी, दोनों सब पार्टियों की देख लेंगी। उसमें संशय कहाँ रह जाएगा? मगर केवल आरोप लगाए जाते हैं, उसमें कोई आगे बढ़कर ऐसे। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आता हूं आपके पास। राजेश चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गंभीर आरोप है, और आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के उस चेहरे पर हैं जो कि आज की डेट में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी पर। कांग्रेस कह रही है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो घोषणाएं कर रहे हैं। अब होता यह है कि स्पीच देने में पीएम मोदी का कोई सानी है नहीं। क्या आपको लगता है कि इसी में कुछ गड़बड़ हो गई, या किसी तरह का कोई नियम टूटा है? राजेश जी, राजेश जी, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज शायद राजेश जी तक नहीं जा रही है। अरुण जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक तो होता है वादा, चुनावी रैलियों में तो किया ही जाएगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों के पास ये एक रास्ता तो होता है कि भाई वो जनता के लिए क्या करने वाले वो बताएं। ठीक है राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नहीं, मेरी आवाज उन्हें नहीं मिल रही। हाँ अरुण जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वादा करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन गारंटी वादे से आगे की बात है। क्या गारंटी उन घोषणाओं की श्रेणी में नहीं आती जिसे हम ये कहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जो मतदान को प्रभावित करेगा? क्योंकि वादा में तो एक ही होता है ना कि वादा हो सकता है टूट जाए, लेकिन गारंटी तो नहीं टूटती, गारंटी तो नहीं छूटती। तो ये तो वादे से आगे की बात है। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? और फिर उसका रास्ता बताना, आप नंबर दीजिए, मानो रजिस्ट्रेशन अभी से ही सरकार करवा रही हो, क्या क्या हो रही है? देखिए, शब्दों के हेरफेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वादा या प्रधानमंत्री का 5 राज्यों के चुनाव के मध्य में ये चुनना कि वो ये घोषणा करेंगे कि आगे के 5 साल भी हम मुफ्त अनाज देंगे, क्या ये उचित है? आपको लगता है ये तर्कसंगत है? और ये मैंने आपको बताया ना, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं। अभी राधेश्याम जी नहीं, तो आप भी तो ये बता रहे हैं ना कि अगले 5 साल तक आप महिला मुखियाओं को पैसा देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये तो आप भी गारंटी के तौर पे बता रहे हैं ना, ये तो सिमिलैरिटी हुई। देखिए, वो मैं कह रहा हूं ये एक कंटिन्यूएशन में है। हमने पहले भी 7 गारंटियां दी हैं, उनका कैंप लगाए गए हैं बाकायदा, और अब हम ये आगे के लिए कह रहे हैं कि सरकार आई तो ये गारंटियां और हैं। इसमें क्या है, सब हर राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहा है लगातार। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, नहीं, पर वादे और गारंटी में अंतर आपने किया सर। लाडली बहना का वो जो देना है पैसा, वो वादे और गारंटी में तो अंतर आपने किया सर। आपने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेस वार्ता बुलाई और बताया कि अब वादे शब्द की अहमियत घट चुकी है, इसलिए हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि क्या गारंटी, भाई पीएम मोदी भी यही बता रहे हैं अगले 5 साल क्या करेंगे, आप भी यही बता रहे हैं अगले 5 साल क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस कहां है? आप गारंटी के साथ बता रहे हैं और वो योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इन शब्दों से स्वप्न कुछ नहीं होता। अब तो हम ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कुछ 1-2 महीने से वो लगातार गारंटी वर्ड का यूज कर रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। वो भी लगातार कह रहे हैं। इसमें इतनी टेक्निकल सवाल नहीं है कि वादे और गारंटी पे क्या फर्क है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा। अगले 36 घंटे में अजीत पवार जी, जो उनकी निगाह में भ्रष्टतम पार्टी से आते थे, भ्रष्टतम नेता थे, वो भर्ती कर लिया गया। तो ये गारंटियां तो चुनाव में चलती हैं,
और चुनाव आयोग संज्ञान ले तो दोनों पार्टियों की तरफ से ले, वही निष्पक्षता नहीं, है, हाँ नहीं, लेकिन वही इक्वल देखिए ग्राउंड ऑफ प्लेइंग प्रॉब्लम है। क्या है कि टेक्निकलिटीज से ही शिकायतें की जाती हैं और टेक्निकलिटीज में से ही आंसर ढूंढकर उन शिकायतों का निस्तारण होता है। राधेश्याम जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। अगर कोई योजना चल रही है और उसका एक्सटेंड होना बनता है तो क्या करेगी सरकार? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि भाई दोनों तरफ से दिख तो एक जैसी चीजें नहीं है ना, आप उसे शब्दों का हेर फेर कहकर टालने की कोशिश करें या कुछ भी करें। देखिए स्वप्निल जी, आदरणीय अरुण जी, जो शब्दों का हेरफेर जिसको कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शब्द है गारंटी, एक शब्द है वारंटी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन किया गया। हाँ। और इसके लिए मैं देखिए, इसके और कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन उसमें इसको स्पष्ट तौर पर गारंटी और वारंटी दोनों चीजों को डिफाइन किया गया है। गारंटी का अर्थ है जहां लीगल बाइंडनेस है, दैट इज कॉल्ड गारंटी, कानूनी बाध्यता जहां पर है। हाँ। और वारंटी केवल एक आप आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी राय में ऐसा हो सकता है, हम ऐसा करेंगे, बट उसमें लीगल बाइंडनेस कोई भी नहीं, वो वारंटी है। तो यहाँ तो सरकार गारंटी दे रही है। अब बताइए आप, गारंटी का फिर और किस तरह से वो होगा? यानी जब ये कहा जा रहा है कि ओपीएस को जो है हम इसको लीगल वो बनाए, कानून बनाएंगे, अब बताइए ये गारंटी के तौर पर कहा जा रहा है, तो फिर इसको बताइए शब्दों का हेरफेर कैसे माना जा सकता है? अगर ये वादे के तौर पर होता तो बात अलग होती, गारंटी के तौर पर प्रस्तुत करना और मिस कॉल की बात करना, वो उसे थोड़ा सा स्थिति बदल देता है। ये वादे के तौर पे होती या आश्वासन के तौर पे होती, ये तो बात जमती थी। लेकिन अब यहाँ तो देखिए आप, ये गारंटी के तौर पर, और उसमें कहा जा रहा है, मैंने कहा कि मिस कॉल की भी व्यवस्था है कि इस पे आप मिस कॉल कीजिए, आप पंजीकृत हो जाएंगे। तो ये बताइए अब इससे बड़ा, इससे और क्या वो होगा? तो ये तो शब्दों का हेरफेर तो नहीं माना जा सकता। देखिए अब आदरणीय अरुण जी उसको किस तरह से लेते हैं आप, क्योंकि सारा देखिए लॉ जो है वो केवल इंटरप्रिटेशन पे तो डिपेंड करता है सारा। अब आप जो है किसी भी प्रोसिक्यूशन में आप जाएंगे और वहां ये कहेंगे कि नहीं जी ये शब्दों का हेरफेर, बताइए जज उसको कैसे मानेंगे शब्दों का हेरफेर? वो तो जो परिभाषित किया गया है उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका सारा आगे वो प्रोसीड होगा। ठीक है राजेश चौधरी जी, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश चौधरी जी, राजेश जी, आपको अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपको इशारा दें ताकि हम आपसे भी सवाल ले पाएं, क्योंकि आरोप यहां पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर लगे हैं और इसलिए इन सवालों का जवाब सबके सामने आना चाहिए। राजेश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, राजेश चौधरी जी तक अभी भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन वो तस्वीरों में लगातार नजर आ रहे हैं। मेरी टीम लगातार कोशिश कर रही है उनके साथ टेक्निकल नेटवर्क भी एस्पेक्ट है, स्वप्निल जी, नेटवर्क इश्यू है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ नहीं, हालांकि स्क्रीन से इतर जब हमसे बातचीत कर रहे हैं तो वो ये बता तो रहे हैं कि उनको आवाज़ जा रही है, लेकिन वो डिबेट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल ठीक है, हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। अरुण शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब देखिए अरुण शर्मा जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कई सारी नई चीज़ें देख रहे हैं। एक समय तोरण द्वार लगाए जाते थे, अब अभी क्या हो रहा है, स्वागत के लिए जेसीबी लगा दी जा रही है और उसमें चढ़ चढ़कर फूलों की वर्षा हो रही है। मुझे नहीं पता ये नियम में आता है या नहीं आता है, लेकिन ये दोनों दलों की तरफ से किया जा रहा है और अमूमन माना ये जा रहा है कि ये भी नियमों के विरुद्ध होता है, पर ये हम दोनों दलों को करता देख रहे हैं। अब मसला ये है कि नियमों में ही रास्ते होते हैं और नियमों में ही रास्ते रोकने की चीजें भी होती हैं। क्या कांग्रेस हड़बड़ी कर रही है आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर? जी नहीं, हम बहुत इस मामले में क्लियर हैं स्वप्निल कि हम लगातार साल दर साल इक्वल फील्ड का जो प्रिंसिपल है चुनाव आयोग का कि सबको समान धरातल दिया जाए लड़ने के लिए, वो
हमें 8-10 साल से हम एक पैटर्न देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा नहीं, होगा सपने। किसी भी इलेक्शन थोड़ा सा आप में मुझे क्लियर कीजिए। ईडी पहले पहुंचती है, इलेक्शन के मध्य में थोड़ा ईडी सा आप मुझे पहुंचती क्लियर है, कीजिए। आचार संहिता के बाद ईडी के कार्यवाही हो रही है। चुनाव आयोग देख नहीं रहा है क्या? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा ये हूं, भी उसके दायरे में आरोप आता है लगाने कि के कौन दो सी रास्ते हो कार्रवाई सकते किस थे। समय होगी। आरोप लगाने के दो बिल्कुल, रास्ते हो बिल्कुल। सकते थे। अब तो बहुत साल पहले हाँ। एक टीएन शेषान नाम के चुनाव आयुक्त जिंदगी में समझा गए हैं हाँ। कि ये कितना पावरफुल ऑफिस होता है। नहीं, अच्छे बिल्कुल। अच्छे राजनीतिकों की और हमने देखा भी था कि उन्नत बिहार चुनाव किस गुण तरीके से थी। संपन्न करवाए आज गए के टीएन हालत शेषन में द्वारा, जिसकी आज भी मिसालें दी चुनाव जाती हैं। लेकिन आयोग अरुण जी, के सवाल क्या है, हालत बना रखी है। इसमें कोई क्या कर सकता है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल क्या है, दरअसल मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं उसका मकसद दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि जब किसी योजना को आगे बढ़ाया जाता है तो आप क्या कह रहे थे कि जब तक चुनाव हो जाए तब तक उस योजना को रोक दिया जाए, या फिर आप ये कहना चाह रहे, आप उसमें आरोप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे ना कि इतने परिवारों को अब भी बांटा जा रहा है, इसका मतलब वो गरीबी से पार नहीं पा पाए। लेकिन आपने चुना दूसरा रास्ता कि भाई इलेक्शन टाइम पर क्यों। आप कहना क्या चाह रहे थे कि वो योजना बंद कर दी जाए इलेक्शन टाइम तक? देखिए, ये सब सपने सवाल टाइमिंग का है जो आप उठा रहे हैं। हम भी वही सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कौन सा मुहूर्त होता है ईडी के पास कि वो जिस विपक्ष सरकार जहां हो, जिस राज्य में चुनाव हो, वहां ठीक उन्हीं दिनों जब चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है, कार्रवाई करने जाए। ये कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? आज से पहले ये कभी देखा नहीं जाता। अब तो पैटर्न सबके सामने है। इसी तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री से खुद लगातार गारंटियां ले रहे हैं आजकल। तो मैं इस बात को गारंटी लेता हूँ कि मोदी की गारंटी है। आप इसको भी क्रोनोलॉजिकली समझना होगा। मैं कह रहा हूँ अरुण जी, इसको भी क्रोनोलॉजिकली समझना होगा। मैं एक बार फिर कोशिश कर लेता हूँ राजेश चौधरी जी से बातचीत की, अगर बातचीत हो पाए तो। राजेश जी, मुझे आप सुन भी पा रहे हैं क्या? क्या मेरी आवाज राजेश जी आप तक पहुंच भी रही है? नहीं, राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप लोगों की आवाज आ रही है थोड़ा सा। हाँ बोलें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब बोलें, आप बोलें। गंभीर आरोप है सर, जवाब दीजिए। पीएम मोदी, हाँ बिल्कुल, अब मिल रही है आपकी आवाज मुझे। क्या पीएम मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप है, उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि क्या वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन है। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चुनाव के 5 प्रदेश में हो रहा है और उस 5 प्रदेश के चुनाव के चक्कर में पूरे देश का विकास नहीं रुक सकता। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जिससे आचार संहिता का उल्लंघन है। नंबर 3, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगने के पश्चात में आप गारंटियों का पुल, जो झूठा पुल है, वो जनता के बीच में लेकर आए, जिससे हमारे बीच में आपने भाई साहब को बैठा रखा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने 5-7 गारंटियों के लिए एक लिंक भी दिया, आप इसको मिस कॉल करें जिससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये आचार संहिता उल्लंघन। जबकि माननीय अशोक गहलोत जी को तो बिल्कुल समझदार आदमी है कि जब एक बार आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में कोई भी चुनावी घोषणा नहीं करनी चाहिए। यदि इन्होंने 7 गारंटियों की घोषणा की है तो मैं इनसे पूछ चाहता हूं कि जब ये 2018 में जब इनकी सरकार बनी थी तो ये गारंटियां क्यों नहीं दी? क्यों इन लोगों को रोजगार नहीं दिया? नहीं, पर उन्होंने गारंटी शब्द का पासा फेंका तो आपने भी तो उस गारंटी शब्द का पासा पकड़ा ना सर। आपको भी तो उसमें कुछ माइलेज नजर आया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं नजर आया। मैं एक बार मेरी बात कंक्लूड कर दीजिए। क्या माननीय अशोक गहलोत जी को शोभा देता है कि 9 तक आचार संहिता लगने के बाद में आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, उनका जनता भिजवा रहे हैं, उनसे मिस कॉल ले रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने 4.5 साल कोई रोजगार नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी, कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं दी, इसलिए उन्होंने अब गारंटी दी है। ये गारंटियां अगर नहीं, पर आप भी तो कोई वादा नहीं कर रहे हैं। आप भी तो कोई वादा नहीं कर रहे हैं। कौन सा आपका मैनिफेस्टो आ गया? हमें तो आपका वादा पता नहीं चल रहा। अब अमित शाह आते हैं और वो स्पीच देकर जाते हैं, उसमें आपके वादे नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ ये बताया कि इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, हम इसको ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका तो कोई मैनिफेस्टो या रिटर्न दस्तावेज अब तक आया ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ स्वप्निल जी, इनको सबसे पहले 4.5 का रिपोर्ट कार्ड करना चाहिए था कि हमने 4.5 साल में ये काम किया है। उसके बाद में घोषणाएं करते, गारंटियां देते, लेकिन गारंटी का पीरियड खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने जो पिछला मैनिफेस्टो था उसका एक भी इनका पॉइंट फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, बेरोजगारों को नौकरी हो, ठीक है, लोगों को सुरक्षा हो। पिछले मैनिफेस्टो रिपोर्ट कार्ड तो पेश करो पिछला। ठीक है।
ठीक है राधेश्याम जी, मेरे पास अंतिम 20 सेकंड है। एक आपका क्लोजिंग कमेंट में सिर्फ इस सवाल के साथ लेना चाहता हूं कि भाषण तो ऑलरेडी रडार पर होते हैं, घोषणाएं भी ऑलरेडी रडार पर होती हैं, चुनाव आयोग इन पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर नोटिस भी देता है। अभी तक वैसा कोई हेडलाइन बना नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए स्वप्निल जी, देखिए राजेश जी 2 मिनट, राजेश जी 2 मिनट, राधेश्याम जी क्लोज कर रहे हैं। हाँ देखिए स्वप्निल जी, अभी पीछे चुनाव आयोग के जो है नियुक्ति पर, उसके गठन पर आयोग के बड़े प्रश्न उठते रहे हैं। जो है प्रधानमंत्री जी एक प्रक्रिया को सामने लाना चाहते थे कि जिसमें जो है चुनाव आयुक्त वगैरह सब उन्हीं के सरकार द्वारा चुने जाएं, उनके द्वारा वो नियुक्त किए जाएं। देखे आप, जैसे आदरणीय अरुण जी ने जो टीएन शेषन का नाम लिया, वो बता गए कि वास्तव में ये कार्यालय कैसा होना चाहिए और इसकी शक्तियां क्या हैं, और इसके निष्पक्ष हुए बिना राष्ट्र का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। सही बात तो है। कहीं ना कहीं कवायद तो होती रही है। आप देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा, मोदी की सरकार द्वारा ये कवायद तो चलती रही है कि किस तरह से जो है और जो है उसका गठन अपने हाथों में लिया जाए चुनाव आयोग का। अब वो कितना कर पाएगा, कितना वो अपने जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस से कितना काम करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन को कितना काम में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और राजेश जी आपसे भी माफी चाहता हूं, टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत लास्ट में ही आपसे डिस्कशन हो पाया। अरुण जी मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।